नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट अल्जाइमर डिजीज़ या फिर अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में जो आमतौर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज़ है क्या। देखिए, अल्जाइमर डिजीज़ एक डायमेंशिया के ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो डायमेंशिया आप जानते ही होंगे, जिसे कि हम भूलने का रोग कहते हैं। तो ये उसी की ही एक टाइप है और ये टर्मिनल टाइप है जिसमें कि प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसका कि कोई भी कॉज या क्योर नहीं पता, अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ये विक्टिम का, जो पीड़ित का माइंड है, उसे धीरे धीरे स्टील करता रहता है, यानी कि ख़त्म करता रहता है, चुराता रहता है। और इसके साथ मेमोरी लॉस होती है, कन्फ्यूजन होती है, इम्पेयर्ड जजमेंट होती है, यानी कि निर्णय सही तरह से जो पीड़ित है वो नहीं ले पाता। उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, यानी कि वो अपने आप में खोया खोया रहा है, किसी से बातचीत नहीं करता और ना ही किसी के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करता है। और उसे बात करने में भी, कम्युनिकेट करने में भी इनेबल होता है, यानी कि वो किसी से उसके बातचीत करने में भी जो होती है सही निर्णय वो नहीं ले पाता। तो आइए अब हम जानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ और डेमेंशिया में क्या फ़र्क है। तो देखिए, डेमेंशिया की ही एक टाइप है ये अल्जाइमर डिजीज़। जैसे कि डेमेंशिया में थिंकिंग, रीजनिंग या फिर रिमेंबरिंग या याद रखने में, सोचने में कमी आ जाती है, या व्यक्ति जो है वो की गई बातों को याद नहीं रख पाता, या फिर उसको उसके जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो डेमेंशिया में जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको भी प्रॉब्लम करने में व्यक्ति को तकलीफ़ होने लगती है। वो प्रॉपरली वो अपनी डेली एक्टिविटीज़, जो डेली टास्क हैं, वो कर नहीं पाता। So we can say the people with dementia have difficult carrying out daily tasks they have performed routinely and independently throughout their lives. तो डेमेंशिया की मोस्ट कॉमन जो टू टाइप्स हैं वो ये हैं, अल्जाइमर डिजीज़ और वास्कुलर डेमेंशिया। तो दोनों की दोनों ही इरिवर्सिबल हैं, यानी कि रिवर्स नहीं होती हैं। अगर ये एक बार हो जाए, और इसका ना पता चल पाए, तो ये इरिवर्सिबल हैं। और इसके साथ ही इनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अल्जाइमर डिज़ीज़ जो है या फिर डेमेंशिया जो है, वो तकरीबन 60 वर्ष की आयु से ऊपर जो लोग हैं, यानी कि जो 60 एज जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर जो वास्कुलर डिमेंशिया है, उसमें ब्रेन में जब ब्लॉकेज होने के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता प्रॉपरली, तो उससे आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और वास्कुलर डिमेंशिया होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसके स्टेजेस के बारे में या फिर इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसकी अगर बात करें स्टेजेस की, तो 3 स्टेजेस जो हैं वो मेन हैं। और लेकिन सबसे पहले है प्री सिम्टोमेटिक, यानी कि सिम्टम से जो पहले। तो जो ये जो है अल्जाइमर, ये बढ़ने वाला और ख़तरनाक दिमागी एक रोग है। Physical condition connected to Alzheimer disease exist in the person's body long before symptoms are evident. तो इसके सिम्टम से हम पहचान सकते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है वो, उसकी मेमोरी कम होने लगती है, इसमें वो मेमोरी लॉस होने लगती है, वो चीज़ें रख के भूलने लग जाता है, या फिर जो कही हुई बात है उसको भूलना शुरू हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं स्टेज 1 की, या फिर जिसे हम माइल्ड स्टेज भी कहते हैं। तो फर्स्ट है स्टेज 1, यानी कि माइल्ड स्टेज। तो इसमें मेमोरी लॉस और डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, यानी कि सीखने की क्षमता में कमी हो जाती है। जो आम व्यक्ति कुछ ही सेकंड्स में कोई बात सीख लेता है या कोई काम सीख सकता है, उसे सीखने में वो घंटों लगा देता है। और इसके साथ ही मेमोरी लॉस, यानी कि उसे जो कही गई बातें हैं वो भूल जाएंगी, वो बातों को याद नहीं रख पाएगा। और लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें
जो एनर्जी का स्तर है वो भी कम हो जाएगा। मूड स्विंग होंगे, मूड स्विंग यानी कि या तो वो बिल्कुल ही खुश हो जाएगा किसी बात पर, छोटी सी बात पर, या फिर अचानक से ऊंचा ऊंचा स्वर में रोने लग जाएगा। कन्फ्यूज़न कंफ्यूज थिंकिंग रहेगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या निर्णय ले। ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग यानी कि उसके बातचीत करने में भी उसे दिक्कत आएगी। डिफ़िकल्ट ऑर्गेनाइजिंग यानी कि अगर उसे कोई काम कहा गया हो तो उसे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। और एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड भी इसके साथ साथ में कुछ कुछ वो रहने लगेगा। दूसरी स्टेज जो है इसमें, सेकंड स्टेज, वो है मॉडरेट स्टेज। तो अल्जाइमर डिजीज़ की सेकंड स्टेज में जो व्यक्ति है उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ सकती है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि वो भूल जाता है, बहुत ही जल्दी भूलने लग जाता है। तो हो सकता है उसे किसी की मदद लेनी पड़े, और उसकी पर्सनल हिस्ट्री या फिर अभी अभी उसके साथ क्या घटा, रिसेंट इवेंट्स जो हैं उन्हें वो भूल जाएगा, या फिर उनमें, या फिर अपने पास्ट में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, नहीं फिर कहेगा कि वैसा हुआ था। वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर, और यहाँ तक कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ वो रोज़ नहीं मिल पाता, उन्हें भी वो पहचान नहीं पाएगा, वो याद नहीं रख पाएगा कि ये कौन है और मैं इनसे कब मिला। इसके साथ ही उसे बोलने में भी दिक्कत आएगी, रीडिंग में, राइटिंग में यानी कि लिखने में, ड्रेसिंग करने में यानी कि उसे कपड़े पहनने में भी अपनी दिक्कत आ सकती है। कपड़े पहनने में जैसे सर्दी में वो बहुत ही कम कपड़े पहने, और गर्मी में वो सर्दियों के कपड़े पहन ले, यानी कि कैप पहन ले, ग्लव्स पहन ले, स्वेटर पहन ले। ऐसे ड्रेसिंग में भी उसे दिक्कत आएगी, और सोने में भी उसे परेशानी हो सकती है। तो इसे मॉडरेट या फिर सेकंड स्टेज भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा है थर्ड स्टेज, या फिर थर्ड स्टेज, या फिर स्वीयर स्टेज। सीवियर यानी कि जिसमें व्यक्ति की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, यानी कि फुल ब्लोन डिसेबिलिटी हो जाती है, और इसके साथ ही उसकी जो मेमोरी है वो प्रॉपरली लॉस हो सकती है, और उसे खाना पीना भी उसे याद नहीं रहेगा, वो अपने आप खा नहीं पाएगा, और लोगों को तो बिल्कुल, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो पहचान नहीं पाएगा। मेमोरी जो है उसकी वीक हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ही वीक होने के साथ डिसअपियर भी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल ही जा सकती है, यानी कि उसके साथ पीछे क्या क्या घटा वो कुछ भी उसे याद नहीं रहेगा। और इसके साथ उसकी जो फिज़िकल वीकनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, और इसके साथ इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फिर आ, कोई और भी डिजीज़ उसे हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। व्हाट आर द जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग अल्जाइमर डिजीज़। आइए जानते हैं इसके बारे में। फैमिलियर या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, या फिर अल्जाइमर डिज़ीज़ के जो शुरुआती लक्षण हैं, या फिर फैमिलियर जो है हिस्ट्री है, उससे हम देखते हैं कि जो इनहेरिटेड है वो बहुत ही कम है, और जो इनहेरिटेड अल्जाइमर डिज़ीज़ है वो 60 साल की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह तकरीबन 60 वर्ष के ज़्यादा की आयु से के बाद लोगों में देखा जाता है। लेकिन अगर ये इनहेरिटेड है तो 60 वर्ष से पहले ही हो सकता है कि ये व्यक्ति के आ जाए, डेवलप हो जाए। तो अगर हम बात करें कि जीन म्यूटेशन की, तो 3 जीन म्यूटेशन जो है इसका एक कॉज हो सकता है। तो अगर हम बात करें एज 60 के बाद की, अगर ये एज 60 के बाद डेवलप हुआ है तो ये तो एक कॉमन सी टाइप है, जो कि डेमेंशिया की टाइप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और इसका जो कॉज है वो अननोन है। तो इसमें नो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और ना ही इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये विरासत में हो, यानी कि इनहेरिटेड हो, यानी कि फिर पहले बाप दादा को और फिर बच्चे में आई हो। तो अगर ये 60 वर्ष की आयु के बाद हुआ है तो ये एक कॉमन सी टाइप है, यानी कि 60 वर्ष की आयु के बाद इसके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो हैं रिस्क फैक्टर्स अल्जाइमर डिजीज़ के, जो कि रिसर्चेस कि अगर हम देखें तो डाइट, एजुकेशन और ऐसे कई फैक्टर्स जो हैं इसको डेवलप करने में रोल अपना अदा करते हैं।
तो आइए अब जानते हैं हाउ इज़ अल्जाइमर डिजीज़ डायग्नोज, यानी कि इसे डायग्नोज हम, इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर ऑटोप्सी की बात करें, अगर वो पॉजिटिवली कंफर्म केसेस में देखा जाए तो ऑटोप्सी की जाती है। और मेनली जो है इसका जो डायग्नोज है 90% लोगों में मेंटल और बिहेवियरल सिम्टम्स के आधार पर की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोसाइकोलॉजिकल और लेबॉरेटरी टेस्ट भी इसमें हो सकता है किए जाएं। अगर मेंटल और बिहेवियरल सिम्टम्स हैं पाए गए हैं तो। और ब्रेन स्कैनिंग, बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिन्हें के डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब बात करें अगर इसके बिहेवियरल सिम्टम की या फिर मेंटल एंड बिहेवियरल सिम्टम की, तो इसमें जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो पुअर जजमेंट होगी उसकी, डिफ़िकल्ट मैनेजिंग मनी, यानी कि वो मनी को मैनेज नहीं कर पाएगा, बहुत सारे पैसे उठा के किसी भी अनजान शख्स को वो ऐसे ही दे दे, हो सकता है। शॉपिंग करने गया है तो हो सकता है कि वो अ, ऐसे ही बिना बात के ही किसी को अपने पैसे दे दे और सामान कुछ भी ना ले। ड्राइविंग में भी उसे प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि वो ड्राइव अपनी प्रॉपरली कार या बाइक नहीं कर पाएगा। और जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं इसके साथ उनका डायग्नोस जो है वो किया जाता है अल्जाइमर डिजीज़ का। और जब एक व्यक्ति को हम देखें कि वो ऐसी मेंटल डिसएबिलिटी से पीड़ित है, तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। और जो डॉक्टर्स हैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, यूजुअली दे इंक्लूड अ जनरल फिजिकल बॉडी एंड यूरिनालिसिस टेस्ट। तो द डॉक्टर कैन यूज सच टेस्ट रिजल्ट टू एलिमिनेट अदर फॉर्म ऑफ डेमेंशिया। तो इसके साथ डेमेंशिया का पता चल सके तो जो डॉक्टर हैं वो भी कुछ इस तरह के टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रेन स्कैन भी कर सकते हैं, यानी कि इस ब्रेन की स्कैनिंग भी इसमें की जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्जाइमर डिजीज ट्रीटमेंट। पीपल विद द अल्जाइमर डिजीज ट्रीटमेंट हैव लो लेवल ऑफ अ की नर्व मैसेंजर। तो जो लोग अल्जाइमर डिजीज़ से प्रभावित हैं उनका जो नर्व मैसेंजर है वो लो लेवल का होता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड थिंकिंग, जो कि मेमोरी और थिंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं ग्लूटामेट इनहिबिटर्स की। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि नर्व कम्युनिकेट केमिकल में केमिकल को रेगुलेट करके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिन्हें कि हम ग्लूटामेट कहते हैं। ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट जो अल्जाइमर डैमेज सेल हैं उनमें से ग्रेट क्वांटिटी में रिलीज़ होता है। और ग्लूटामेट जो है वो मेमोरी और लर्निंग के लिए भी इन्वॉल्व होता है नॉर्मली, बट व्हेन द रिलीज इन एक्सेस बाय डैमेज सेल, पर अगर वो डैमेज सेल के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, इट अटैच टू डॉकिंग साइट्स, और वो डॉकिंग साइट्स पर अटैच हो रहा है, तो उसे हम NMDA रिसेप्टर में टर्न करते हैं और उससे सेल डैमेज जो होता है वो होता है। तो इसके लिए जो मेडिकेशंस है वो है मोस्टली यूज़ होने वाली नामेंडा, यानी कि नामेंडा इज़ द फर्स्ट FDA अप्रूव्ड ड्रग फॉर मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर। तो अगर बात करें हम कम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में, तो कम्बिनेशन ड्रग्स में ग्लूटामेट इनहिबिटर्स और कोलिनस्टेरेस इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो कि FDA से भी प्रूव्ड हैं। और अब बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस, यानी कि मेंटल इलनेस के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो दोस्तों इसके जो अल्जाइमर डिजीज़ से प्रभावित हैं उन्हें अक्सर डिप्रेशन, डिल्यूज़न, हेलुसिनेशन और इसके साथ ही रिपीटेटिव क्वेश्चन या फिर हाइपर एक्टिविटी या फिर अग्रेसिव बिहेवियर की भी होने की संभावना है। तो अगर ये सिम्टम्स नॉन मेडिकल ट्रिगर से हैं, यानी कि इसका कोई मेडिकल कॉज नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये यूज़ कर सकते हैं
जैसे कि पर्सन का इन्वायरमेंट चेंज होना, किसी नई जगह पर उसका जाना, या फिर कोई न्यू केयर टेकर का उसके पास आ जाना, या फिर उसकी रूटीन जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें कोई चेंजेस आने से अगर हुआ है, तो जो उसके कम्युनिकेट में है वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी, उसको बातचीत करने में दिक्कत आएगी, और इसमें जो इन्वायरमेंट है उसका बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है उसके इन्वायरमेंट के कारण। तो अगर ये तो नॉन मेडिकल इंटरवेंशन, नॉन मेडिकल रीज़न है। बट इफ़ नॉन मेडिकल इंटरवेंशन यानी कि ये नॉन मेडिकल इंटरवेंशन जो है काम नहीं कर रही है, तो पेशेंट जो है इसका मतलब डेंजर में है, और आपको उसको जल्दी से जल्दी किसी फिजिशियन के पास लेके जाना चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर ये कंडीशन किसी नॉन मेडिकल ट्रिगर के कारण है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो आपको उसमें बदलाव करना होगा और विक्टिम के अकॉर्डिंग उसे एटमॉस्फेयर जो उसे सूटेबल और कंफर्टेबल है वो देना होगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का टॉपिक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको बताई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।